सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम हिम्मत सिंह भवतां सर्वेषां कृष्णा एकेडमी अजमेर इत्यस्य यूट्यूब चैनल उपरि हार्दिकं स्वागतम करोमि। आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी वीडियोस प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार की जा रही है वे सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो साथियों, आज हम संस्कृत संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत स्वरों के भेद के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, आइए हम देखते हैं कि संस्कृत में स्वरों के कितने भेद होते हैं। स्वरस्य त्रयः भेदाः। सबसे पहले स्वर क्या है? स्वयं राजन्ते इति स्वरः, जो अपने आप में स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे ही स्वर हैं। स्वयं अपने आप में जो सुशोभित होते हैं, अलंकृत होते हैं, वे ही स्वर हैं। स्वर कितने हैं? स्वर 9 हैं। कौन कौन से? हमने पढ़ा है संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत, जो माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत हमने पढ़ा है 9 स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। साथियों, इन स्वरों के बारे में हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। तो देखें ये स्वर कौन कौन से हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 हमारे स्वर हो गए। परीक्षा में इन 9 स्वर के बारे में, इन अच्छ स्वरों के बारे में संख्या पूछी जाती है कि अ के कितने भेद हैं, ई के कितने भेद हैं, ऊ के कितने भेद हैं। तो इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मूल रूप से हम देखते हैं स्वरों के 3 भेद होते हैं। स्वरों के 3 भेद कौन कौन से हो गए? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? प्लुत के बारे में कई छात्रों को, कई साथियों को नहीं जानकारी है कि प्लुत स्वर क्या होते हैं, प्लुत स्वरों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। क्या हम बोलने में प्लुत स्वरों का प्रयोग करते हैं या लिखने में प्लुत स्वरों का प्रयोग करते हैं क्या? हाँ, हम बोलने में प्लुत स्वरों का प्रयोग नियमित रूप से करते ही हैं। देखिए, स्वरों के बारे में हम देखते हैं अगली स्लाइड में। 3 भेद हमने पढ़े हैं, देखे हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। सबसे पहले हमारा एक सूत्र आता है उकालोज ह्रस्व दीर्घ प्लुतो। उकाल, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। उकाल का मतलब है कि एक ही समय में इन ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों ही स्वरों का उच्चारण काल जो है वो उकाल कहा गया है। अब देखते हैं, मुर्गे की बांक जो होती है, प्रातःकालीन मुर्गा जब बोलता है तो उसकी जो बांक होती है कुकड़ू कू, तो इसमें ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत इन तीनों ही स्वरों का समावेश किया हुआ होता है। फिर देखना, मुर्गे की बांक जो प्रातःकालीन बांक होती है उसमें ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत इन तीनों ही स्वरों का प्रयोग किया जाता है। अब ये ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? देखिए, इस श्लोक के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। एक मात्रो भवेद् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घमुच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। यानी कि एक मात्रो भवेद् ह्रस्व, एक मात्रो भवेद् ह्रस्व, जहां एक मात्रा होगी, जिस स्वर में एक मात्रा होगी वो ह्रस्व स्वर कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ह्रस्व स्वर जो होता है वो एक मात्रिक होता है, यानी कि ह्रस्व स्वर एक मात्रा वाला होता है। परीक्षा में ये प्रश्न आता है, कई बार पूछा जाता है कि किस स्वर में कितनी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। तो हमने देखा एक मात्रो भवेद् ह्रस्वो, यानी जहां जिस स्वर में एक मात्रा होगी वो स्वर ह्रस्व स्वर कहलाएगा। फिर आता है द्विमात्रो दीर्घमुच्यते, जिसमें 2 मात्रा होगी वो दीर्घ स्वर कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं दीर्घ स्वर कौन सा हो गया? द्विमात्रिक स्वर हो गया, जिसमें 2 मात्राएं होगी वो दीर्घ स्वर होगा। फिर देखिए एक बार, एक मात्रो भवेद् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घमुच्यते, जहां 2 मात्राएं होगी वो दीर्घ होगा, जिसमें 1 मात्रा होगी वो ह्रस्व स्वर होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो, जहां 3 मात्राएं होगी, जिस स्वर में 3 मात्राएं होगी वो प्लुत स्वर होगा। अब 3 मात्राएं किस प्रकार से होती है? देखिए, जैसे मैंने लिखा ये प्लुत, प्लुत में हमने कहा ये त्रिमात्रिक हो गया, यानी कि
तीन मात्राएं जहां होती है वो प्लुत स्वर होता है। तो देखें प्लुत स्वर हम किस प्रकार से बताएंगे कि प्लुत स्वर है, ये हमारे पास में एक प्रसिद्ध उदाहरण है, हम उसका प्रयोग भी करते हैं, कई बार उच्चारण भी हम लोग करते ही हैं उसका। हमने लिखा ओम, तो ये ओ के आगे ये तीन जो लिखा है ये प्लुत स्वर को दर्शाता है, यानी ओ का उच्चारण जो है तीन मात्रिक त्रिमात्रिक के रूप में करना है। ओम ओम। हम घर में कहते हैं भैया पापा बुला रहे हैं, तो भैया ये आ जो निकल रहा है ध्वनि के रूप में, ये अंत में आ निकल रहा है, ये आ क्या है, ये प्लुत है। दीदी पापा आ गए, दीदी ये अंत में जो ई की ध्वनि लंबी खिंच रही है ये क्या है, ये प्लुत है। तो हम कह सकते हैं कि हम दैनिक जीवन में बोलने में मौखिक रूप से प्लुत स्वर का प्रयोग हम नियमित रूप से करते हैं। चाचा आ जाइए, तो चाचा ये आ की ध्वनि जो निकली है ये क्या है, ये प्लुत स्वर है। ओम, ये ओ की ध्वनि जो हमने लंबी खींची है ये क्या है, ये प्लुत स्वर है। तो हम कह सकते हैं कि एक मात्रिक को भवेद ऋस्व, जहां एक मात्रा होती है वो ऋस्व स्वर होता है, जहां दो मात्रा होती है द्विमात्रिक को दीर्घ मुच्यते, जहां दो मात्रा होती है वो दीर्घ स्वर होता है। देखिए एक मात्रिक को ये अ एक मात्रिक, दीर्घ द्विमात्रिक ये आ दो मात्रा हो गई, प्लुत त्रिमात्रिक ये अ, इसके आगे मैंने ये तीन लिख दिया तो ये त्रिमात्रिक हो गया। त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्ध मात्रिकम, और व्यंजन जो होता है आधी मात्रा वाला होता है। व्यंजन में कितनी मात्राएं होती है, व्यंजन में आधी मात्रा होती है। परीक्षा में इन चारों से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्यंजन में कितनी मात्रा होती है। व्यंजन जो है अर्धमात्रिक होता है, अर्धमात्रिक से अभिप्राय है आधी मात्रा वाला। किस प्रकार से, देखिए आधी मात्रा वाला ये मैंने लिखा क में हलंत लगा दिया है, हल लगा दिया है, तो ये व्यंजन है, क है, हल है, हलंत व्यंजन है, इसलिए ये अर्धमात्रिक है, इसमें स्वर का समावेश अभी तक नहीं है, इसलिए ये अर्धमात्रिक कहलाता है। देखना फिर से एक बार इस श्लोक को, एक मात्रो भवेद ऋस्व, जहां एक मात्रा होगी वो ऋस्व स्वर कहलाएगा। द्विमात्रो दीर्घ मुच्यते, जहां पर दो मात्राएं प्रयुक्त होगी वो दीर्घ स्वर कहलाएंगे, जैसे मैंने यहां लिखा आ। त्रिमात्रिक को प्लुतो गेयो, जहां पर तीन मात्राएं होंगी वो एक प्लुत स्वर कहलाएंगे, जैसे अ के आगे मैंने तीन लिख करके दर्शाया है, इस चिन्ह को स्पष्ट किया है कि प्लुत स्वर किस प्रकार लिखे जाते हैं। व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, और व्यंजन में आधी मात्रा यानी क में हमने हलंत लगाया है, यानी कि जो व्यंजन है उसमें आप यदि स्वर से वो रहित हैं तो वो अर्धमात्रिक व्यंजन कहलाएंगे। तो चलिए ऋस्व दीर्घ और प्लुत स्वरों के बाद में अब हम देखते हैं कि ऋस्व दीर्घ और प्लुत को भी किन भागों में बांटा गया है। स प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा, यानी कि जो उदात्त अनुदात्त और स्वरित हैं ये ऋस्व दीर्घ और प्लुत जो है इनके भाग हैं, यानी कि ऋस्व जो है उसको भी तीन भागों में बांटा गया है, दीर्घ है उसको भी तीन भागों में बांटा गया, और जो प्लुत है उसको भी तीन भागों में बांटा गया है। ये भाग कौन कौन से हैं, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। देखिए उदात्त और अनुदात्त और स्वरित के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा उदात्त। उदात्त संज्ञा क्या है, देखिए उदात्त का मतलब होता है, उदात्त संज्ञा का मतलब होता है उच्चैर उदात्त है, ये सूत्र है इसका, यानी तालु आदि जो स्थान है इसके ऊपर वाले भाग में जो उच्चरित स्वर हैं, जो उच्चरित वर्ण हैं, ये सारे के सारे उदात्त संज्ञक होते हैं। परीक्षा में ये प्रश्न आता है कि उदात्त संज्ञक क्या है, तो उच्चैर उदात्त है, यानी कि तालु आदि स्थानों में ऊपर वाले भाग में निष्पन्न अच जो हैं, जो स्वर हैं वे उदात्त संज्ञक हैं, इसका कोई चिन्ह नहीं होता। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि उदात्त संज्ञक का क्या चिन्ह है, तो इसका ध्यान रखना कोई चिन्ह नहीं होता है, क्योंकि अनुदात्त और स्वरित का चिन्ह है तो उनके चिन्हों के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए उच्चैर उदात्त है, उच्चैर उदात्त हमारा कहता है तालु आदि, तालु यानी तलवा आदि स्थानों में ऊपर वाले भाग से उच्चरित स्वर उदात्त संज्ञक कहलाते हैं। यदि हम इसके टुकड़े करते हैं तो हम देखते हैं उच्चैहि उदात्तः, उच्चैहि
उदात्तः। जो ऊंचे वाले भाग में बोले जाते हैं ऐसे स्वर उदात्त संज्ञक होते हैं। इसके पश्चात आता है, देखिए, उदात्त स्वर पर कोई चिन्ह नहीं होता। इसका हमें ध्यान रखना है कि उदात्त स्वर पर कोई चिन्ह नहीं होता। ये अ लिखा हुआ है, इस अ के आगे पीछे ऊपर नीचे कोई चिन्ह नहीं है। ये जैसे अ लिखा है तो ये उदात्त संज्ञक है, इसका कोई भी चिन्ह नहीं होता। दूसरा हमारा होता है अनुदात्त संज्ञक। देखिए अनुदात्त संज्ञक में क्या होता है, ये तालु आदि स्थानों के नीचे वाले भाग में उच्चरित स्वर अनुदात्त संज्ञक होते हैं। यदि हम टुकड़े करते हैं इसके तो देखिए निश्चयी अनुदात्त है, ये हमारा सूत्र है। तो निश्चयी अनुदात्त, आपको निश्चयी से ध्यान आ जाएगा, नीचे वाले भाग में उच्चरित स्वर जो हैं वो अनुदात्त संज्ञक होते हैं। देखिए तालु आदि उच्चारण स्थानों के नीचे वाले भाग से निष्पन्न स्वर व अनुदात्त संज्ञक कहलाते हैं। नीचे वाले भाग में निष्पन्न स्वर क्या कहलाते हैं, अनुदात्त संज्ञक कहलाते हैं, उनकी अनुदात्त संज्ञा हो जाती है। अब यहां लिखा है अनुदात्त स्वर के नीचे आड़ी रेखा, अनुदात्त स्वर के नीचे आड़ी रेखा का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने यहां लिखा अ के नीचे आड़ी रेखा मैंने एक खींच दी। देखिए आप, ये अ जो है लिखा हुआ, इस अ के नीचे एक काली रेखा आड़ी रेखा नीचे खींची हुई है, ये अनुदात्त संज्ञक वर्ण है, अनुदात्त संज्ञक ये स्वर है। ये अ के नीचे मैंने आड़ी रेखा, निवर्णिक स्वर के नीचे जो आड़ी रेखा खींची है, ये क्या है, ये अनुदात्त संज्ञक है। ध्यान रखना, उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता और अनुदात्त में उस स्वर के नीचे आड़ी रेखा, नीचे की ओर रेखा खींची जाती है। तो ये हमारा अनुदात्त संज्ञक स्वर हो गया। सूत्र जो है इसका वो है निश्चयी अनुदात्त। निश्चय यानी निचले भाग में जो स्वर बोले जाते हैं वे अनुदात्त संज्ञक होते हैं। इसके पश्चात आता है हमारा स्वरित। स्वरित से क्या अभिप्राय है, देखिए दो हमने लिया है, उदात्त और अनुदात्त। उदात्त और अनुदात्त के मध्य में जो स्वर उच्चरित होते हैं, यानी उदात्त और अनुदात्त के मध्य भाग में निष्पन्न अच क्या कहलाते हैं, ये स्वरित संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। देखिए समाहार स्वरित है, ये हमारा सूत्र कहता है। समाहार का मतलब होता है समूह, यानी कि उदात्त और अनुदात्त के मध्य भाग में निष्पन्न, उदात्त उच्चई, अनुदात्त निश्चयी, और इन दोनों के मध्य भाग में जो अच बोले जाते हैं, जो स्वर बोले जाते हैं, ये समाहार स्वरित कहलाते हैं। देखिए उदात्त अनुदात्त के एकीकरण से अथवा तालु आदि स्थानों के मध्य भाग से निष्पन्न स्वर स्वरित कहलाते हैं। ये स्वरित संज्ञक वर्ण होते हैं। स्वरित स्वर के ऊपर खड़ी रेखा का प्रयोग किया जाता है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है कि स्वरित का चिन्ह क्या है, तो ऑप्शन में ये अ ऐसा भी था, ऑप्शन में अ ऐसा भी था, ऑप्शन में अ ऐसा भी था, ऑप्शन में अ ऐसा भी था। 4 ऑप्शन परीक्षा में दिए गए थे। तो इसमें स्वरित का चिन्ह कौन सा है, देखिए स्वरित स्वर के ऊपर खड़ी रेखा का प्रयोग किया जाता है। तो ये खड़ी रेखा, यहां तो कोई चिन्ह नहीं है, तो ये किसका हो गया, ये तो हो गया उदात्त का। ये अ के नीचे आड़ी रेखा है तो ये हो गया अनुदात्त का। और ये अ के ऊपर खड़ी रेखा है, अ के ऊपर खड़ी रेखा है तो ये स्वरित का चिन्ह है, ये स्वरित का चिन्ह है। ये अ के ऊपर तो अनुनासिक का प्रयोग किया गया है, अ के ऊपर जो खड़ी रेखा है ये स्वरित का चिन्ह है। परीक्षा में प्रश्न आए उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के चिन्ह बताने के लिए कोई भी प्रश्न आता है तो अ का कोई चिन्ह नहीं होता। उदात्त संज्ञक वर्ण है अ, उसका कोई चिन्ह नहीं है। अनुदात्त संज्ञक वर्ण यदि अ आता है तो उसके नीचे आड़ी रेखा खींची हुई होगी, वो अनुदात्त संज्ञक वर्ण होगा। इसके पश्चात यदि स्वरित का कोई चिन्ह आता है तो किसी भी स्वर के ऊपर यदि खड़ी रेखा है तो वो स्वरित संज्ञक वर्ण हो जाएगा। अब ध्यान रखना, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इनको फिर से 2 रूपों में बताया गया है। कौन कौन से, अनुनासिक और दूसरा अननुनासिक। अनुनासिक और अननुनासिक। देखिए अनुनासिक और अननुनासिक क्या है, हम कहते हैं
क्षम्यताम, अनुनासिक। अनुनासिक यानी कि मुख नासिका वचनो अनुनासिक, मुख नासिका वचनो अनुनासिक, यानी मुख और नासिका की सहायता से जो उच्चारित वर्ण हैं वे अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। देखें, मुख नासिका वचनो अनुनासिका यानी मुख सहित नासिका से उच्चारित वर्ण अनुनासिक या सानुनासिक संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। या तो इन्हें अनुनासिक कहेंगे या सानुनासिक यानी अनुनासिक के साथ, ये सानुनासिक वर्ण कहलाते हैं। देखिए, किसी भी स्वर के साथ यदि हम अनुस्वार जोड़ देते हैं तो वो स्वर जो है अनुनासिक संज्ञक हो जाता है। किसी भी स्वर के साथ यदि हम अनुस्वार का प्रयोग कर देते हैं तो वो वर्ण जो है वो अनुनासिक वर्ण हो जाता है। जैसे मैंने लिखा अ के ऊपर मैंने ये अनुस्वार लगा दिया तो ये अस्वर जो है ये अनुनासिक कहलाएगा। मैंने लिखा ई के ऊपर मैंने अनुस्वार लगा दिया तो ये अनुनासिक कहलाएगा। उ के ऊपर मैंने अनुस्वार लगा दिया तो ये अनुनासिक कहलाएगा। री के ऊपर मैंने अनुस्वार लगा दिया तो ये अनुनासिक वर्ण कहलाएगा। तो ये याद रखना है आपको, किसी भी स्वर के साथ यदि अनुस्वार जोड़ दिया जाता है, अनुस्वार लगा दिया जाता है तो वे स्वर जो हैं अनुनासिक संज्ञक हो जाते हैं। फिर से देखना, अनुनासिक। अनुनासिक वर्ण क्या है? मुख नासिका वचनो अनुनासिक, मुख और नासिका से जो उच्चरित वर्ण हैं वे अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद में आता है अननुनासिक, यानी कि जो अनुनासिक नहीं है वे अननुनासिक हैं, यानी कि वे अनुनासिक नहीं हैं, वे अननुनासिक कहलाएंगे। देखिए, अननुनासिक का मतलब क्या है? मुख वचनो अननुनासिक, मुख वचनो अननुनासिक, यानी केवल जो मुख से उच्चरित स्वर हैं वे अननुनासिक है, उसमें अनुनासिक का प्रयोग नहीं हुआ है। फिर देखें आप, केवल मुख से उच्चरित स्वर अननुनासिक या निरनुनासिक संज्ञक होते हैं। यथा स्वराहा, जो स्वर हैं उनके अंदर यदि हमने अनुस्वार या अनुनासिक का प्रयोग नहीं किया तो वो निरनुनासिक हो गया या अननुनासिक हो गया। जैसे हमने कहा स्वराहा, अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। देखिए, ये मैंने स्वर लिख दिए यहां पर, इन स्वरों में कहीं पर भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? अननुनासिक स्वर कहलाएंगे। फिर से ध्यान रखना, स्वर के 3 भेद हमने पढ़े हैं, ऋस्व, दीर्घ और प्लुत। उनको भी हमने 3 भागों में बांटा है, उद्दात, अनुदात और स्वरित। इनको फिर से हमने 2 भागों में बांट दिया है, अनुनासिक और अननुनासिक। तो इस प्रकार से इनकी जो संख्या है बढ़ करके अब स्वरों के अनुसार कितनी होती है? पहले ध्यान रखना, स्वरों की संख्या, ये अच स्वर जो लिखे हुए हैं इनकी टोटल संख्या जो होती है वो होती है 132, 132, 132 इनकी संख्या होती है। वो किस प्रकार से होती है अभी हम पढ़ने वाले हैं। एक टेबल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, ये टेबल आपके सामने है कि ऋस्व, दीर्घ और प्लुत, ये ऋस्व, ये दीर्घ और ये प्लुत। ऋस्व, दीर्घ, प्लुत इनकी हमने संज्ञा करी है उद्दात, अनुदात और स्वरित। ऋस्व की उद्दात, अनुदात, स्वरित संज्ञा हो गई, दीर्घ की उद्दात, अनुदात, स्वरित संज्ञा हो गई और प्लुत की उद्दात, अनुदात और स्वरित संज्ञा हो गई। जब उद्दात, अनुदात और स्वरित संज्ञा हो गई उसके पश्चात में फिर से इनके 2 रूप हम यहां देख रहे हैं, अनुनासिक और अननुनासिक। ऋस्व उद्दात अनुनासिक, ऋस्व उद्दात अननुनासिक, ऋस्व अनुदात अनुनासिक, ऋस्व अनुदात अननुनासिक, ऋस्व स्वरित अनुनासिक, ऋस्व स्वरित अननुनासिक। तो हम ये कह सकते हैं कि ऋस्व जो है इसके 6 भेद हो गए। 6 भेद कौन कौन से हुए? फिर से देखना, ऋस्व उद्दात अनुनासिक 1, ऋस्व उद्दात अननुनासिक 2, ऋस्व अनुदात अनुनासिक 3, ऋस्व अनुदात अननुनासिक 4, ऋस्व स्वरित अनुनासिक 5, ऋस्व स्वरित अननुनासिक 6। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ऋस्व, दीर्घ और प्लुत इन सभी के 6-6 भेद होते हैं। तो आपने देखा ये ऋस्व के 6 भेद यहां हो गए,
अब हम दीर्घ के 6 भेद देखते हैं, काउंट करना। दीर्घ उदात्त अनुनासिक 1, दीर्घ उदात्त अननुनासिक 2, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक 3, दीर्घ अनुदात्त अननुनासिक 4, दीर्घ स्वरित अनुनासिक 5, दीर्घ स्वरित अननुनासिक 6। तो हम कह सकते हैं कि दीर्घ के भी 6 भेद हो गए। फिर हम पढ़ते हैं स्वर प्लुत। प्लुत के कितने भेद हैं? 6 हैं। कौन कौन से? देखिए, प्लुत उदात्त अनुनासिक 1, प्लुत उदात्त अननुनासिक 2, प्लुत अनुदात्त अनुनासिक 3, प्लुत अनुदात्त अननुनासिक 4, प्लुत स्वरित अनुनासिक 5, प्लुत स्वरित अननुनासिक 6। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऋस्व दीर्घ प्लुत इनकी 3 संज्ञाएं हम करते हैं, उदात्त अनुदात्त और स्वरित, और तत्पश्चात अनुनासिक और अननुनासिक करने से इनके भेदों की संख्या हो जाती है 6। यानी ऋस्व दीर्घ और प्लुत के कितने भेद हो गए? 6, 6 और 6 मिलकर के 18। यानी प्रत्येक के 6 हो गए तो तीनों के जोड़ करके हम देखते हैं तो 18 भेद हो गए। अब हम बात करते हैं ये 18 भेद जो हैं अच स्वरों के साथ में किस प्रकार से समायोजित होते हैं। एक बार इस लिस्ट को इस प्रकार से भी आप समझने का प्रयास करें। देखिए किस प्रकार से ऋस्व के 6 भेद कौन कौन से हैं? ऋस्व उदात्त अनुनासिक, ऋस्व उदात्त अननुनासिक, ऋस्व अनुदात्त अनुनासिक, ऋस्व अनुदात्त अननुनासिक, ऋस्व स्वरित अनुनासिक, ऋस्व स्वरित अननुनासिक, दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ उदात्त अननुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अननुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अननुनासिक, प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत उदात्त अननुनासिक, प्लुत अनुदात्त अनुनासिक, प्लुत अनुदात्त अननुनासिक, प्लुत स्वरित अनुनासिक, प्लुत स्वरित अननुनासिक। इस प्रकार से अगर आप इनको काउंट करते हैं तो ये 6 हो गए, ये 6 और ये 6, इनकी संख्या मिलकर के हो जाती है 18। यानी कि ऋस्व दीर्घ और प्लुत इनकी संख्या हो गई 18। अब इनका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, यानी लिखते किस प्रकार से हैं? चलिए इसको हम लिख करके एक बार देखते हैं। इसको हम लिख करके देखते हैं। सबसे पहले हमने स्वर लिया है ऋस्व उदात्त अनुनासिक, ऋस्व उदात्त अनुनासिक, अनुनासिक यानी कि जो मुख और नासिका की सहायता से उच्चारित होते हैं। तो ये मैंने लिखा अ, ठीक है। ये ऋस्व भी है, उदात्त है, अनुनासिक, ये इसमें अनुनासिक का चिन्ह मैंने लगा दिया। फिर हम कहते हैं दूसरा भेद है ऋस्व उदात्त अननुनासिक, तो ये मैंने इसका दूसरा भेद लिखा। ऋस्व है, उदात्त है, अननुनासिक है, इसके अंदर अनुनासिक का प्रयोग नहीं किया गया है, अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया गया है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं ऋस्व अनुदात्त अनुनासिक। अनुदात्त में हमने क्या पढ़ा था? अनुदात्त में जो है नीचे की ओर रेखा होती है, आड़ी रेखा होती है। इस लिस्ट को आप देखें एक बार, इस स्लाइड को। उच्चैर उदात्त है, कोई चिन्ह नहीं है इसका, अ हमने ऐसा कैसा लिख दिया। निच्चैर अनुदात्त है, नीचे आड़ी रेखा होती है इस प्रकार की, और स्वरित, स्वरित में खड़ी रेखा होती है इस प्रकार की। इसको फिर बताऊंगा मैं आपको, फिर से आप देखें एक बार। हमने लिखा ऋस्व उदात्त अननुनासिक, यानी इसमें कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं किया हमने। फिर आता है ऋस्व अनुदात्त अनुनासिक, ये ऋस्व भी हो गया, ये अनुनासिक भी हो गया। अब इसको हमें अनुदात्त बनाना है। अनुदात्त कैसे बनाएंगे? इसके नीचे हम एक आड़ी रेखा खींच देंगे। ये हमारा हो गया ऋस्व अनुदात्त अनुनासिक। फिर हम कहते हैं ऋस्व अनुदात्त अननुनासिक, तो ऋस्व अननुनासिक भी हो गया, इसको अनुदात्त बनाना है तो इसके नीचे हमने आड़ी रेखा खींच दी। फिर हम कहते हैं ऋस्व स्वरित अनुनासिक, तो ये हमने स्वर लिखा अ, ठीक है। अनुनासिक भी हमने बना दिया, अनुनासिक का चिन्ह हमने लगा दिया। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है? इसको स्वरित बनाना है। स्वरित क्या होता है? स्वरित में आपको मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले,
देखिए स्वरित होता है ऊपर खड़ी रेखा, यानी कि स्वर के ऊपर खड़ी रेखा आ जाएगी। तो स्वर के ऊपर हमें खड़ी रेखा लेनी है, तो ये हमारा जो अनुनासिक का चिन्ह है इसके ऊपर हमें एक रेखा खींच देनी है। ये हमने रेखा खींच दी, यानी कि ये हमारा ऋस्व स्वरित अनुनासिक है और ये ऋस्व स्वरित अननुनासिक, इसके ऊपर हमने खड़ी रेखा खींच दी। तो हम अगर इनकी काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऋस्व के 6 भेद कौन कौन से होते हैं। ये 6 भेद आपके सामने हैं। अब हम बात करते हैं दीर्घ की। तो देखिए दीर्घ स्वर के अंदर हम किस प्रकार से इनके 6 भेद करने वाले हैं। देखिए दीर्घ में हमने जैसे आ स्वर लिया है, आ स्वर हमारा कहता है दीर्घ उदात्त अनुनासिक, तो ये हमने दीर्घ उदात्त अनुनासिक कर दिया। ठीक है, हमने कर दिया दीर्घ उदात्त अनुनासिक। फिर कहता है दीर्घ उदात्त अननुनासिक, तो ये हमने दीर्घ कर दिया और ये उदात्त अननुनासिक, यानी उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता, इसमें हमने किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया। फिर आता है दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, तो ये दीर्घ भी कर दिया, ये अनुनासिक भी कर दिया। इसको अनुदात्त करना है, तो अनुदात्त करने के लिए क्या करना होगा, अनुदात्त करने के लिए नीचे आड़ी रेखा खींचनी है, हमने खींच दी। फिर कहते हैं दीर्घ अनुदात्त अननुनासिक, तो ये हमने आ लिखा, इसका अननुनासिक है तो ऊपर कोई चिन्ह नहीं आएगा और नीचे आड़ी रेखा हो जाएगी, तो ये अनुदात्त हो जाएगा। फिर आता है दीर्घ स्वरित अनुनासिक, तो ये दीर्घ, ये अनुनासिक भी कर दिया। अब इसको स्वरित करना है, तो स्वरित में क्या होता है, स्वरित में ऊपर आड़ी रेखा आती है, तो ये हमने ऊपर आड़ी रेखा कर दी। और फिर कहते हैं दीर्घ स्वरित अननुनासिक, तो ये दीर्घ स्वरित, ये अननुनासिक का चिन्ह हमने, यानी कि स्वरित का चिन्ह हमने बना दिया अननुनासिक करके। फिर आता है नेक्स्ट आता है हमारा प्लुत उदात्त अनुनासिक। देखिए ये हमने लिखा जैसे अ, इसको हमें प्लुत करना है, तो प्लुत का चिन्ह हमारा क्या होता है, पीछे 3 बनाया जाता है। जैसे ओम मैंने उदाहरण आपको दिया था, तो पीछे 3 बना दिया। हमने कहा प्लुत उदात्त अनुनासिक, तो ये अनुनासिक हमने इसको कर दिया। फिर कहते हैं प्लुत उदात्त अननुनासिक, तो ये प्लुत हो गया, ये उदात्त है ही और ये अननुनासिक हो गया। ठीक है, फिर आता है प्लुत अनुदात्त अनुनासिक, तो ये हमने अ लिखा, ये इसको हमने अनुदात्त किया, अनुदात्त का चिन्ह क्या है, नीचे आड़ी रेखा। फिर हम इसको अनुनासिक करते हैं, तो ये हमने इसको अनुनासिक बना दिया। फिर कहते हैं प्लुत अनुदात्त अननुनासिक, तो ये हमने लिख करके इसको ये प्लुत कर दिया और इसके नीचे ये आड़ी रेखा खींच दी, तो ये हमारा हो गया प्लुत अनुदात्त अननुनासिक। फिर हम कहते हैं प्लुत स्वरित अनुनासिक, तो ये हमने प्लुत बनाया। सबसे पहले तो स्वरित में ऊपर की ओर आड़ी रेखा आती है, उससे पहले अनुनासिक इसे बनाना है, ये हमने अनुनासिक बना दिया, तो ये हो गया प्लुत स्वरित अनुनासिक। अब इसके बाद में हमें बनाना है प्लुत स्वरित अननुनासिक, तो ये हमने इसको प्लुत बनाया पहले, तो ये अननुनासिक है, तो ये ऊपर की ओर आड़ी रेखा हमने खींच दी। तो आप देख सकते हैं कि ये इनकी 6 संख्या आ गई, इसकी 6 संख्या आ गई और इसकी 6 संख्या आ गई, यानी कि ऋस्व, दीर्घ और प्लुत मिलकर के इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाती है, इनकी संख्या हो जाती है 18 हो जाती है। अब इनकी 18 संख्या होने के बाद में हम ये देखते हैं कि किस स्वर के कितने भेद होते हैं। तो मैं सबसे पहले यहां पर स्वर लिखता हूं, अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। देखिए ये हमने स्वर यहां पर लिखे हैं, अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। 9 स्वर हैं, 9 अच हैं, ये अच हमने यहां पर लिख दिए। अब किसके कितने भेद होते हैं ये अपने को परीक्षा में ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि किसके कितने भेद होते हैं। देखिए अ के होते हैं 6, 6 और 6, यानी अ का ऋस्व रूप भी है, दीर्घ रूप भी है और प्लुत रूप भी है। तो अ के जो भेद हो गए हमारे
18। अ के कितने भेद हो गए? 18, क्योंकि अ का रेशो भी होता है, दीर्घ भी होता है और प्लुत भी होता है। इसके बाद में ई के भी 18। ये 18 कौन कौन से हैं? ऋस्व दीर्घ प्लुत। ये रूप जो बने हुए हैं आपके सामने 6 6 और ये 6, कितने भेद हो गए? 18, यानी कि ऋस्व के 6, दीर्घ के 6 और प्लुत के 6, यानी 18 भेद। तो अ जो है इसका ऋस्व रूप भी होता है, इसका दीर्घ रूप भी होता है और इसका प्लुत रूप भी होता है, तो इसके भी 18। इसके बाद में आता है ऊ के भी 18 भेद होते हैं, यानी कि ऋस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है, तो इसके भी हमने लिख दिए 18 भेद। इसके बाद में आता है री का ऋस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है और प्लुत भी होता है, तो री के भी कितने हो गए? 18। उसके पश्चात आता है लृ में 12 भेद होते हैं। कैसे? लृ में दीर्घ का अभाव होता है, यानी कि लृ जो अपना स्वर है इसका दीर्घ रूप नहीं होता, इसका कोई भी दीर्घ रूप नहीं है, इसलिए इसमें किसका अभाव हो गया? दीर्घ का अभाव। यहां परीक्षा में प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, किसका अभाव होता है लृ में? तो आपको ध्यान रखना है कि लृ में दीर्घ का अभाव होता है, यानी लृ का ऋस्व रूप होता है और प्लुत रूप होता है, दीर्घ रूप नहीं होता। तो इसके 12 भेद हो गए। इसके पश्चात आता है ए के कितने रूप होते हैं? ए के भी 12 भेद होते हैं। इसमें किसका अभाव होता है? ए के अंदर ऋस्व का अभाव होता है, यानी कि ए का छोटा रूप नहीं है, ऋस्व रूप नहीं है, क्योंकि ये दीर्घ स्वर है। ठीक है, ए ओ ऐ औ ये चारों ही दीर्घ स्वर हैं, तो ए का जो है दीर्घ और प्लुत ये ही रूप होंगे, इसमें ऋस्व का भाव हो जाएगा। ओ में कितने? ओ के भी 12, कारण कि ओ जो है दीर्घ स्वर है, ओ दीर्घ होने के कारण इसमें ऋस्व का भाव हो गया। ओ जो है उसका दीर्घ और प्लुत ये दो ही रूप होते हैं, तो हमने ये 6 इसमें से माइनस कर दिए ऋस्व के, तो इनकी संख्या रह गई 12। इसके पश्चात ऐ आता है, तो ऐ के भी 12 हैं, इसमें भी किसका भाव है? इसमें भी ऋस्व का भाव है। इसके बाद में औ आता है, औ के भी 12 होते हैं, यानी कि औ में भी ऋस्व का अभाव होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए ओ ऐ और औ इनके अंदर जो है ऋस्व का अभाव होता है, यानी कि इनके ऋस्व रूप नहीं होते, और लृ के अंदर जो है दीर्घ का अभाव होता है, लृ के अंदर दीर्घ का अभाव होता है। अ ई उ री इनमें ऋस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों ही रूप होते हैं, ऋस्व के 6, दीर्घ के 6 और प्लुत के 6। 6 कौन कौन से हैं ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं कि 6 रूप कौन कौन से हैं। ये 6 आपने लिखे हैं, ऋस्व उदात्त अनुनासिक, ऋस्व उदात्त अननुनासिक, ऋस्व अनुदात्त अनुनासिक, ऋस्व अनुदात्त अननुनासिक, ऋस्व स्वरित अनुनासिक, ऋस्व स्वरित अननुनासिक। ये 6 भेद ऋस्व के हमने लिखे हैं। इसी प्रकार से दीर्घ के होते हैं, इसी प्रकार से प्लुत के होते हैं। तो हमने देखा कि ऋस्व, दीर्घ और प्लुत इनके 6 भेद हैं। किस स्वर में किसका अभाव होता है ये जानकारी हमें होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में कई बार इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो हम ये देखेंगे अ ई उ री इन 4 स्वरों के 18 भेद होते हैं। लृ के 12 भेद होते हैं, लृ के 12 भेद होते हैं, इसमें दीर्घ का अभाव होता है, और ए ओ ऐ औ इनके सबके 12 भेद होते हैं, इनके में ऋस्व का अभाव होता है। तो देखिए किस प्रकार से इनकी संख्या जो है 132 होती है। 18 18 18 18 18 एकम 18 18 दूनी 36 18 तिया 54 18 चौक 72, ये 72 मैंने लिखा। 12 एकम 12 12 दूनी 24 12 तिया 36 12 चौक 48 12 पंजे 60 और ये 12 पंजे 60। तो 72 और 60 को जब आप जोड़ते हो तो इनकी संख्या हो जाती है 132। तो कह सकते हैं कि जो स्वर हैं, टोटल स्वर जो हैं, उनकी संख्या 132 होती है। यहाँ परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि टोटल स्वर कितने हैं या किस स्वर में किसका अभाव होता है। तो हमें याद रहना चाहिए कि अ ई उ री
इन सब में ऋस्व, दीर्घ और प्लुत सब होते हैं। तो ऋस्व के 6 भेद, दीर्घ के 6 भेद और प्लुत के 6 भेद। री के अंदर जो है किसका भाव होता है? दीर्घ का भाव होता है, क्योंकि री जो है वो ऋस्व स्वर है, इसका दीर्घ रूप नहीं होता है। प्लुत रूप हो सकता है परंतु दीर्घ रूप इसका नहीं होता, तो इसमें दीर्घ का अभाव होता है। फिर ए, ओ, आई, औ इनके ऋस्व रूप नहीं होते, यानी इनमें ऋस्व का अभाव होता है, तो इनकी संख्या 12 रह जाती है। तो इस प्रकार से टोटल संख्या जो है इनकी कितनी हो गई? 132 हो गई। यहां आपको ध्यान देना होगा कि री और री, देखिए री और री के बारे में एक सूत्र मैं यहां लिख रहा हूं। री और री के बारे में सूत्र है री वर्णयोर्मिथ री वर्णयोर्मिथ सावर्ण्यम वाच्यम। री वर्णयोर्मिथ सावर्ण्यम वाच्यम, यानी री और री की जो सवर्ण संज्ञा है, ये सवर्ण संज्ञा होने पर दोनों के भेदों की संख्या पूछी जाती है। तो देखिए री और री के कितने भेद हैं और री के कितने भेद हैं। तो ये परीक्षा में प्रश्न आता है रिलव कति, रिलव कितने हैं? तो री के भेद हैं 18 और री के भेद हैं 12। तो री और री की संख्या मिलकर के हो जाती है 30। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है और पूछा जाता है कि री और री के कितने भेद हैं। री और री के जो हैं वो 30 भेद होते हैं। बस आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि किस स्वर के कितने भेद होते हैं और री और री के कितने भेद होते हैं। अगर इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। आपने देखा अ, ई, उ, री, ये स्वर हैं, ये ऋस्व स्वर हैं। इसमें अ, ई, उ, री इनके 6 भेद होकर के इनके 18, यानी कि 6 ऋस्व के, 6 दीर्घ के, 6 प्लुत के, टोटल 18, यानी कि अ, ई, उ, री के 18 भेद हो गए। ली के 12 भेद हो गए, इसमें दीर्घ का भाव हो गया। ए, ओ, आई और औ ये मिलकर के ऋस्व का अभाव होने के कारण इनके भी 12 भेद हो गए, क्योंकि इसमें दीर्घ और प्लुत का ही समावेश है। तो हम देखते हैं कि टोटल इनके भेदों की संख्या जो होती है वो 132 हो जाती है। इनसे संबंधित कुछ प्रश्न जो है वो मैं यहां आपसे पूछना चाहूंगा। प्रश्नमाला हम इसकी देखते हैं कि इससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। देखें यहां री वर्णस्य कति भेदाः सन्ति, परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, ये सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया है, रीट में आ सकता है कि री वर्ण के कितने भेद होते हैं। चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है अ, ई, उ, री, इसके कितने भेद पढ़े हमने? सबके 18 भेद हमने पढ़े हैं। इसमें किसका अभाव है? किसी का अभाव नहीं है, क्योंकि इसमें ऋस्व, दीर्घ और प्लुत ये तीनों ही रूप इसके बनते हैं। ऋस्व के 6, दीर्घ के 6 और प्लुत के 6, तो इनकी संख्या हो गई 18। फिर आता है ली स्वर। ली स्वर में कितने भेद हैं? 12 इसके भेद हैं। किसका अभाव है? इसमें दीर्घ का अभाव है, दीर्घ का अभाव है, यानी इसका दीर्घ रूप नहीं होता है। तो ऋस्व हो सकता है, प्लुत हो सकता है। तो ऋस्व 6 हो गए और प्लुत 6 हो गए, तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 12। फिर हम कहते हैं ए, ओ, आई, औ, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या भी 12, यानी कि इसमें ऋस्व का अभाव है। तो इसमें ऋस्व का अभाव हो गया, ऋस्व का अभाव हो गया, तो इनके रूप रह गए केवल दीर्घ और प्लुत, दीर्घ और प्लुत। तो दीर्घ के 6 हो गए और प्लुत के 6 हो गए, तो 6 और 6 मिलके कितने हो गए? 12। हमारा प्रश्न जो है वो ये है कि री के कितने भेद हैं। देखिए हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि री के कितने भेद हैं। तो री वर्ण के कितने भेद हो गए? अब आप यहां बताएंगे री वर्ण के कितने भेद हो गए। री कौन सा स्वर है? ऋस्व स्वर है, तो इसका ऋस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है। तो हमारा उत्तर जो है वो हो गया
चौथा ऑप्शन सही है। यानी कि 12 भेद हैं क्या? नहीं है, क्योंकि री ऋस्व स्वर है, इसका दीर्घ भी होता है, ऋस्व भी होता है, प्लुत भी होता है। 6 गलत है, 11 तो होते ही नहीं है, तो इसके सही उत्तर में आएगा अष्टादश यानी 18। यानी हम कह सकते हैं ऋकार जो है वर्ण उसके कितने भेद हैं? तो ऋकार के 18 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा लृ वर्णस्य कति भेदाः सन्ति। लृ के कितने भेद होते हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने यहां पर लिखा था, मैं फिर से दिखाना चाहूंगा आपको कि ये लृ है, तो लृ के कितने भेद हो गए? 12। इसमें किसका अभाव है? दीर्घ का अभाव है। चलिए हम वापस अपने प्रश्नों पे आते हैं। ये बताएं आप, लृ वर्ण के कितने भेद हैं? लृ के 12। 6 होते ही नहीं है, 11 नहीं है, 18 नहीं है। 18 क्यों नहीं है? क्योंकि लृ में जो है दीर्घ का अभाव है, तो 6 माइनस हो गए 18 में से, तो रह गए 12। इसके बाद आता है अ इत्यस्य कति भेदाः। अवर्ण के कितने भेद होते हैं? तो अ जो है हमारा ऋस्व स्वर है, अ जो है ऋस्व स्वर होने के कारण ऋस्व दीर्घ और प्लुत तीनों ही इसके भेद होते हैं। तो 6 6 और 6 कितने हो गए? 18 हो गए। तो इसके भेदों के सही उत्तर आ गया 18 कि अ के कितने भेद होते हैं? अ के 18 भेद होते हैं। 12 नहीं होते, 11 नहीं होते, 6 नहीं होते। इसके पश्चात आता है त्रिमात्रिक स्वरस्य का संज्ञा। त्रिमात्रिक स्वर जो होती है उसकी क्या कौन सी संज्ञा होती है? हमने श्लोक पढ़ा था, एक मात्रिको भवेद ऋस्व, द्विमात्रिको दीर्घम उच्यते, त्रिमात्रिको प्लुतो गेयो व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। यदि एक मात्रिक है तो वो ऋस्व है, एक मात्रिको भवेद ऋस्व, द्विमात्रिको दीर्घम उच्यते, 2 मात्रा वाला है तो वो दीर्घ है। त्रिमात्रिको प्लुतो गेयो, 3 मात्राओं वाला है तो वो प्लुत संज्ञक है। और व्यंजनम चार्ध मात्रिकम, और व्यंजन जो है वो आधी मात्रा वाला होता है। तो हमारा प्रश्न है त्रिमात्रिक स्वरस्य का संज्ञा। दीर्घ नहीं है, ऋस्व नहीं है, इसकी प्लुत संज्ञा हो जाती है, सहायता संज्ञा नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर है प्लुत संज्ञा। त्रिमात्रिको प्लुतो गेयो, हम ये पढ़ते हैं। फिर आता है दीर्घाभावात। दीर्घ के अभाव के कारण, दीर्घ के अभाव से डैश वर्णस्य 12 प्रकाराः। कौन से वर्ण के 12 प्रकार हो जाते हैं? अब ऐसा कौन सा वर्ण था जिसके अंदर दीर्घ का अभाव होता है? ए, ये तो अपने आप में दीर्घ है। अ, इसके ऋस्व दीर्घ प्लुत तीनों ही होते हैं। उ, इसके भी ऋस्व दीर्घ प्लुत तीनों ही होते हैं। फिर बचता है केवल लृ, यानी कि लृ ऐसा वर्ण है जिसमें दीर्घ का अभाव होने के कारण इसके भेदों की संख्या 12 रह जाती है। इसके पश्चात आता है हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, देखें, ऐ स्वरः कति मात्रिकः। ऐ स्वर जो है वो कितनी मात्राओं वाला है? तो सबसे पहले तो हम ये पता लगाएंगे ऐ स्वर जो है ऋस्व स्वर है या दीर्घ स्वर है। तो ऋस्व स्वर और दीर्घ स्वर के पता लगाने के लिए हमने पहले ही माहेश्वर सूत्रों के साथ में जब अच पढ़े थे तो हमने निकाला था अ ई उ री लृ, ये जो हैं ये ऋस्व स्वर हैं। ए ओ ऐ औ ये दीर्घ स्वर है। तो हम ये कह देंगे कि ये जो ऐ है ये दीर्घ स्वर है। तो हमने सूत्र में श्लोक के अंदर पढ़ा है एक मात्रिको भवेद ऋस्व, द्विमात्रिको दीर्घम उच्यते। तो दीर्घ कौन सा होता है? 2 मात्रा वाला। तो ये एक मात्रिक गलत है, द्विमात्रिक हमारा उत्तर सही है। त्रिमात्रिक तो प्लुत हो जाता है तो ये नहीं होगा, और सर्वे तो होना ही नहीं है। फिर आता है ऋलवकति। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, आरटेट के अंदर भी पूछा है, रीट में भी पूछा है, अभी एमपी टेट जो हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था संस्कृत में। ऋलवकति, तो ऋलव कितने हैं? तो ऋ के कितने भेद हमने पढ़े थे? ऋ के भेद कितने थे और लृ के भेद कितने थे? हमने पढ़े थे ऋ के भेद 18 हैं और लृ के भेद 12 हैं। तो इन दोनों की संख्या मिलकर के कितनी हो जाती है? 30। तो देखिए 12 नहीं है, 18 नहीं है, 6 नहीं है, तो 30 जो है ये ऋलवकति, ये ऋलव जो है ये 30 है। री और लृ मिलकर के टोटल वर्ण जो हो जाते हैं वो 30 हो जाते हैं। इसके पश्चात प्रश्न आता है उद्दात अनुदात्यो समाहारः कथ्यते। उद्दात और अनुदात का समाहार क्या कहलाता है? हमने सूत्र पढ़ा है समाहार स्वरितः। देखिए उत्तर ऋस्व कहलाता है क्या? नहीं कहलाता। दीर्घ कहलाता है? नहीं कहलाता है। प्लुत नहीं, स्वरित कहलाता है।
उदात्त और अनुदात्त का समाहार क्या कहलाता है? स्वरित कहलाता है। उसके पश्चात आता है अष्टादश भेदाः कस्य न भवन्ति, किसके नहीं होते हैं? 18 भेद किसके नहीं होते हैं? तो देखें अ के 18 होते हैं क्या? हाँ होते हैं, क्योंकि इसका ह्रस्व दीर्घ और प्लुत तीनों ही रूप होता है। ई के 18 होते हैं क्या? हाँ होते हैं, क्योंकि इसका ह्रस्व दीर्घ और प्लुत तीनों ही रूप होते हैं। ऊ के 18 होते हैं क्या? हाँ होते हैं, इसका भी ह्रस्व दीर्घ और प्लुत होता है। ए के 18 होते हैं क्या? नहीं, ए के 18 नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें दीर्घ और प्लुत तो है परंतु ह्रस्व का अभाव है, इस कारण इसके 18 भेद नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अ। देखिए अ के नीचे एक लाइन खींची हुई है, नीचे आड़ी रेखा। अस्य कह अभिप्राय है, इस आड़ी रेखा जो नीचे लाइन खींची हुई है इसका क्या अभिप्राय है? देखिए ये उदात्त का चिन्ह है क्या? नहीं, क्योंकि उदात्त का तो कोई चिन्ह नहीं होता। ये अनुदात्त का चिन्ह है क्या? हाँ ये अनुदात्त का चिन्ह है। फिर स्वरितः, स्वरितः का मतलब तो ऊपर जो है स्वर के ऊपर या वर्ण के ऊपर जो है वो खड़ी रेखा होती है, सर्वे तो हो ही नहीं सकता। चलिए थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। ये अनुदात्त और स्वरित जो स्वर हैं इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रायशः हम जन भाषा के रूप में, सामान्य भाषा के रूप में या सामान्य शिक्षण में इनका प्रयोग नहीं करते हैं। इनका प्रयोग वेदों के अंदर जब मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो इनका प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा जो पौरोहित्य कर्म करने वाले जो विद्वान, प्रकांड विद्वान होते हैं, वे बाकायदा स्वरों का प्रयोग करते हुए वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। हाथों को ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं, दाएं और बाएं इस तरीके से करते हैं। तो दाएं बाएं का मतलब जो है ये अनुदात्त से संबंधित होता है, और ऊपर करते हैं तो ये स्वरित स्वर से संबंधित होता है। यानी कि कोई मंत्र है तो उसको किस स्तर पर ले जाकर के बोलना है, कहाँ आवाज धीमी करनी है, कहाँ बीच का उनको स्तर चुनना है। जैसे आप एक वैदिक मंत्र एक छोटी सी पंक्ति में बोल रहा हूं, हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। अब इसमें आप देखेंगे मेरी ध्वनि जो, हालांकि स्वरों का प्रयोग मैंने नहीं किया है, लेकिन मेरी ध्वनि जो कहीं ऊपर की ओर जा रही है, कहीं नीचे की ओर आ रही है, कहीं मध्य, तो यही हमारा उदात्त, अनुदात्त और स्वरित है। यानी तेज आवाज में, उच्चैरुदात्त, तेज आवाज में बोलना, धीमी आवाज में स्वरित समाहार, यानी कि तेज आवाज में, धीमी आवाज में, और मध्य, ये दोनों के बीच का मध्य का जो हिस्सा है, जो क्रम है, वो समाहार स्वरित के अंतर्गत आता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार के परीक्षा में प्रश्न हमारे पूछे जा सकते हैं और आपको इनको ध्यान रखना है। और इनसे संबंधित कोई भी टॉपिक से संबंधित कोई भी जानकारी यदि आप चाहते हैं, जो हमने स्वरों के भेद पढ़े इनसे संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी से संबंधित कोई भी प्रश्न आप लिख करके हमें भेज सकते हैं। यथासंभव उनका निस्तारण जो है शीघ्र किया जाएगा। कल्याण मंत्र के साथ में आज की कक्षा का हम समारोप करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।